हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सप्रेस IQ में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेम्बल अर्थात प्रस्तावना पर, और कल चर्चा हुई थी सत्ता के स्रोत अर्थात सत्ता का स्रोत संविधान है एवं संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। सत्ता के स्रोत पर एवं सत्ता के स्वरूप के तहत हम संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य पर कल हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के उद्देश्य पर, जिसके तहत न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मानव की गरिमा, एकता एवं अखंडता पर चर्चा करेंगे। अब एक एक कर हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है न्याय। आखिर ये न्याय क्या है, किस तरीके का क्या न्याय? तो न्याय है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सबसे पहले हम न्याय को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये न्याय है क्या। तत्पश्चात न्याय के तहत जो हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो न्याय है क्या? जैसे दो पक्षों के मध्य, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो समुदाय हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति एवं समुदाय के बीच, व्यक्ति का व्यक्ति के बीच, समुदाय के बीच, या किसी संगठन, व्यक्ति का व्यक्ति के बीच, व्यक्ति का समुदाय के बीच, या व्यक्ति का संगठन के बीच, या दो समुदायों के बीच, समुदाय एवं संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य ही न्याय, बेहतर सामंजस्य ही न्याय है। अर्थात दो पक्षों के मध्य बेहतर सह अस्तित्व एवं सामंजस्य ही न्याय है। अब इसके न्याय के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सामाजिक न्याय है क्या। तो सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वरीयता के सबको समान समझना। अब बिना वरीयता किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी को वरीयता नहीं दिया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। अर्थात यहाँ पर भेदभाव की समाप्ति। इसको और थोड़ा विस्तृत रूप में समझने का हम प्रयास करें। राज्य एक ऐसी व्यवस्था निर्माण का प्रयास करेगा जहां पर किसी को वरीयता नहीं मिलता हो, अर्थात भेदभाव की संभावना नहीं है। दूसरा, ऐसे परिवेश का निर्माण करने का प्रयास करेगा जहां पर भय की स्थिति नहीं हो। अब इसे एक हम उदाहरण के तहत समझ सकते हैं। जैसे ये नदियां हैं, नदियों के पास बहुत सारे जानवर जाते हैं पानी पीने के लिए। एक शेर भी यहाँ पर जाता है पानी पीने के लिए, या शेरों का झुंड भी जाता है, अन्य जानवर भी जाते हैं। अन्य जानवर शेर के भय से यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं जाता। कारण क्या? कि शेर उसे मार देगा। अर्थात यहाँ पर भय की स्थिति उत्पन्न होती है, और भय की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो शेर का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? प्यास। और यहाँ अन्य जानवरों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? प्यास। तो कॉमन इंटरेस्ट एक भय के कारण उसी तरह का फायदा, उसी तरह के हित दूसरे पक्ष द्वारा
नहीं उठा पाना अर्थात दूसरे पक्ष द्वारा उसी तरह के हित को पूरा नहीं किया जाना ही भय की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो राज्य ऐसे परिवेश या ऐसे व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करेगा जहां भय एवं भेदभाव की स्थिति नहीं हो। जैसे आर्टिकल 14 के तहत देखते हैं समानता, इसको विस्तृत रूप में देखते हैं आर्टिकल 15 के तहत कि कोई सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो, वहां पर बिना किसी वरीयता के सबको जाने का अधिकार है। अर्थात वहां पर हम सामाजिक न्याय बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक न्याय बनाने का प्रयास करते हैं कि बिना वरीयता के सबको समान मानना। वरीयता किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या अन्य कोई भी वरीयता हो जिसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ये हम देखते हैं आर्टिकल भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 15 के तहत इस बात को रखा गया है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दूसरा आते हैं आर्थिक न्याय के तहत। आर्थिक न्याय के तहत देखते हैं कि अमीर एवं गरीब के मध्य की जो खाई है उस खाई को पाटने का प्रयास करेगा, उस खाई को कम करने का प्रयास करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या करती है? योजनाएं चलाती है, जैसे काम का अधिकार, मनरेगा वगैरह, प्रसूति सहायता, जो फंडामेंटल राइट में एवं डीपीएसपी में इसकी चर्चा की गई है कि दो पक्षों के मध्य आर्थिक रूप से जो विभेदता है राज्य उसे कम करने का प्रयास करेगा। और इसी के तहत हम देखते हैं कि शिक्षा ऋण, कृषि ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, या आयकर के विभिन्न स्लैब होते हैं कि इतना आमदनी करने वाला व्यक्ति इतना सरकार को इतना कर देगा, या बिजली बिल में देखते हैं कि विभिन्न स्लैब होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग स्लैब होते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग स्लैब होते हैं। अर्थात सरकार यहाँ पर आर्थिक न्याय करने का प्रयास करेगी। अब आते हैं तीसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के तहत है कि राजनीतिक रूप से अर्थात चुनाव में, लोकतंत्र में जो सहभागिता है, चाहे वो मतदान के द्वारा हो, चाहे चुनाव लड़के हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कि अर्थात इस भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति भाग लेता है, चाहे वो चुनाव में खड़ा हो या मतदान की प्रक्रिया हो, इसमें सबको एक मत देने का अधिकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और इसे हम कहाँ देखते हैं? आर्टिकल 325 और 326 के तहत। आर्टिकल 325 और 326 के तहत ये सब राजनीतिक रूप से सबको समान अधिकार दिए गए हैं। अब न्याय को समझ गए हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक के तहत समझ गए कि किसी को विशेष वरीयता नहीं दिया जाएगा। आर्थिक के तहत अमीर एवं गरीब के मध्य की खाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक के तहत बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को लोकतंत्र में समान सहभागिता का अवसर दिया जाएगा। अब दूसरे पर चलते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता? इंटरनल, आंतरिक एवं बाह्य स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति बाह्य रूप से परतंत्र नहीं होगा, जैसा पहले होता था बंधुआ मजदूरी वगैरह, कि बाह्य रूप से परतंत्र नहीं होगा, सिर्फ बाह्य रूप से ही वो बंधन में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाह्य बंधन को ही हटाया गया, आंतरिक रूप से अर्थात कि वो अपने अंतर्मन में जो सोचता है
उसे भी व्यक्त करने की उसे स्वतंत्रता दी गई है। अब इसे इस रूप में देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार क्या है? विचार जब हम किसी वस्तु पर या किसी भी चीजों पर अपने आंतरिक रूप से उस पर चिंतन मनन करते हैं तो वही विचार हुआ। चिंतन मनन करना ही विचार हुआ। ये क्या है? ये व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया है। जब उस चिंतन मनन को हम अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से या कर्मों से, वो अभिव्यक्ति हो। जब चिंतन मनन को हम अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, वो अभिव्यक्ति हुआ। ये बाह्य क्रिया हो गया, व्यक्त करना। विश्वास अर्थात किसी चीज पर चिंतन मनन करने के पश्चात उसे अपने अंतर्मन में उतारना और स्वीकार करना। किसी चीज को स्वीकार करना। अब जब किसी चीज को स्वीकार करते हैं, इसके पश्चात आता है धर्म, अर्थात किसी धर्म को स्वीकार करके और उस धर्म के अकॉर्डिंग अपने जीवन का संचालन करते हैं। तो विश्वास और धर्म, विश्वास आंतरिक प्रक्रिया है। जब इस आंतरिक प्रक्रिया को हम क्रियान्वित करते हैं तो उपासना तक जाने के दरमियान धर्म आता है, अर्थात इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में उतारते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन का संचालन करते हैं, वो धर्म हो गया। और जब उस अनुसार उसके क्रियाक्रम को व्यक्त करते हैं, वो उपासना हो गया। जैसे मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना या गिरजाघरों में जाना, ये उपासना के तहत आएगा। ये उपासना किसी विचार आधारित किस, वो भी विचार आधारित, उसमें कोई एक कंसेप्ट होता है, तो अर्थात किसी धर्म को आधार बनाया जाता है। तो वहां पर विश्वास और उपासना के मध्य धर्म आ गया कि धर्म को आधार बना के उपासना करना, अर्थात क्रियाकर्म करना, पूजा करना, नमाज पढ़ना इत्यादि, ये सभी आते हैं। अब ये विचार एवं अभिव्यक्ति, ये दोनों हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 90 के तहत आते हैं। एवं अन्य, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये आर्टिकल 25 से 28 के तहत भारतीय संविधान में आते हैं। अर्थात ये दोनों फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं। अब अगला है समता। अगला है समता। समता आखिर क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव ही समानता है। इसके तहत देखते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समानता की बात की गई है, और ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समानता की बात की गई है। इसके तहत देखते हैं समता के तहत प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात की गई है। अवसर की समानता,
भारतीय संविधान के तहत प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है कि प्रतिष्ठा एवं अवसर को मान्यता दिया गया है कि इसके तहत कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता के तहत किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसको हम कहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 17 एवं 18 के तहत इससे पुष्ट किया गया है। और समानता को 14 से 18 तक पुष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान के तहत सभी कोई विधि के समक्ष समान है, विधि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के तहत कि किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक जगहों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के तहत अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 एवं 18 को समानता को ही पुष्ट करने के लिए 17 एवं 18 के तहत 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। 18 के तहत किसी को विशेष गरिमा नहीं अर्थात सभी बराबर हैं उपाधियों का अंत किया गया है। अर्थात 14 से 18 तक समानता को पुष्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट में प्रावधान किया गया है। अब आगे आते हैं बंधुता। बंधुता बंधुता ये आखिर बंधुता है क्या? न्याय में सामंजस्य पर बल दिया गया है। यहां पर बंधुता के तहत बंधुता मूलतया ये मानसिकता पर ज्यादा आधारित होता है कि दो पक्षों के मध्य बेहतर प्रेम, साहचर्य, समन्वय, सामंजस्य, दो पक्षों के बीच बेहतर प्रेम, साहचर्य, सामंजस्य इत्यादि हो और दोनों पक्ष भावनात्मक रूप से अपने को एक ही ओरिजिन अर्थात भारत माता की संतान अपने को समझें। ये तब होगा जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय तीनों के जो संविधान में आदर्श रखे गए हैं हर एक नागरिक को उपलब्ध करा दिया जाए। अर्थात किसी पक्ष को ये ना लगे कि उनके साथ विभेद किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। अर्थात कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था के साथ तहत रहते हुए उनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जा रहा है और वो एक अपने को एक भारत माता की संतान समझते हुए बेहतर प्रेम, साहचर्य, समन्वय एवं सामंजस्य के साथ रहें। और भारत की जो पुरातन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, वो देश के तहत ही नहीं पूरी दुनिया को ही अपना भाई मानता है, अपना मानता है। तो बंधुता के तहत देखते हैं कि सामंजस्य, प्रेम, साहचर्य एवं समन्वय होना चाहिए। ये तभी होगा जब हर एक व्यक्ति व्यवस्था से संतुष्ट हो, अर्थात व्यवस्था के तहत जो राइट्स दिए गए हैं वो सभी व्यक्ति को उपलब्ध हो। जब बंधुता की बात आती है तो जब बंधुता के तहत सभी को अपने राइट्स मिल जाएंगे, जब सभी कोई खुश रहे, अगर राइट्स नहीं मिलते हैं अर्थात संविधान के तहत नागरिकों को जो दिया जा रहा है अगर उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, व्यवस्था से सभी संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से सभी सामंजस्य, प्रेम और साहचर्य एवं समन्वय के साथ रहेंगे। और सामंजस्य, प्रेम, साहचर्य एवं समन्वय के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने के पश्चात क्या होगा, मानव की गरिमा का भी विकास होगा, अर्थात गरिमा में भी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी के साथ वो जो हमारे आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता एवं समता, वहां पर किसी प्रकार का विभेद होता है तो अर्थात यहाँ पर क्या होता है, फिर
कि जातिगत भावनाएं, धर्मगत भावनाएं, क्षेत्रगत भावनाएं ये पनपती है। तो यहाँ पे बंधुता रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब तक हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों में या साउथ के राज्यों में भाषा के आधार पर, तो वहां पर क्या होता है कि विद्वेष बढ़ता है। तो अगर सभी को राइट्स उपलब्ध करा दिए जाए, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई विभेद ना हो, तो सभी संतुष्ट रहेंगे व्यवस्था के प्रति। जब उनके साथ भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद होगा, तो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो आपस में बंधुता में बढ़ोतरी नहीं होगी। जब हमारे आदर्श अर्थात न्याय, स्वतंत्रता एवं समता से सभी संतुष्ट रहेंगे, तो निश्चित रूप से सभी एक दूसरे को प्रतिष्ठा देंगे, अर्थात मानव की गरिमा में बढ़ोतरी होगी। मानव की गरिमा में जब बढ़ोतरी होगी तो इसका प्रतिफल क्या होगा? जब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मानव की गरिमा में बढ़ोतरी होगी, तो इसका प्रतिफल क्या होगा? जब देखते हैं कि एक परिवार में 5 भाई हैं, अब पांचों के साथ उनके जो गार्जियन माता पिता हैं समान व्यवहार करते हैं और पांचों भाई संतुष्ट हैं, तो पांचों भाई में एक यूनिटी की भावना आती है, अर्थात एकता की भावना आती है, जो उनको मजबूती प्रदान करती है। अगर इसमें किसी के साथ अगर भेदभाव हो तो क्या होता है कि हमें परिवार से सेपरेट कर दो, हम अलग रहेंगे, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। अर्थात जो माता पिता अर्थात व्यवस्था के तहत जो स्वतंत्रता, समता, न्याय का जो आदर्श दिया गया है, अगर सबको मिल जा रहा है तो वो अपने उस परिवार में संतुष्ट हैं और यूनाइट हैं। ये यूनिटी की बात जो होती है ये मानसिक होती है, अर्थात ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि हम व्यवस्था से संतुष्ट हैं, हम यूनाइट होकर रहना चाहते हैं और यूनाइट होकर रहेंगे। जब इसको क्रियान्वित किया जाता है, जब हम यूनाइट होकर रहेंगे, अर्थात हमारा अखंडता सब भौगोलिक कंसेप्ट है, भौगोलिक संकल्पना है, हम अखंड रहेंगे। तो देश की एकता एवं अखंडता के लिए क्या जरूरी है? मानव की गरिमा, मानव की गरिमा बनी रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे आदर्श बनाए गए हैं उन आदर्शों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए, जिससे लोगों के मध्य बंधुता की भावना बढ़ती रहे, जिससे अंततः जो हमारा परिणाम है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वो सुनिश्चित होती रहेगी, अर्थात बनी रहेगी। ये आपका प्रेम्बल हो गया। अब प्रेम्बल से संदर्भित हम वाद देखते हैं कि कौन कौन से वाद आए हैं। तो इनसे मूलतः 2 वाद आए हैं। पहला बेरुबारी वाद, बेरुबारी ये 1960 में आया। बेरुबारीवाद में कहा गया है कि प्रेम्बल संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। चूंकि संशोधन संविधान में होगा, जब यह संविधान का अंग नहीं है तो इसमें किस प्रकार से संशोधन होगा? अर्थात इसमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन संविधान में होता है, जब ये संविधान का अंग नहीं है तो इसमें किस तरीके से संशोधन होगा? अर्थात संविधान में प्रेम्बल में संशोधन नहीं होगा। ये बेरुबारीवाद का ये निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसके पश्चात आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रेम्बल प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो जिस तरीके से संविधान में संशोधन होता है तो संविधान का अंग होने के नाते प्रेम्बल अर्थात प्रस्तावना में भी संशोधन होगा। और केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया कि आधारित संरचना का सिद्धांत कि संशोधन के माध्यम से भी संविधान में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो
प्रियम्बल को संविधान का अंग माना गया है और इसे संशोधनीय माना गया है, लेकिन इसमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। दूसरी बात, केशवानंद भारती में कहा गया कि ये वाद योग नहीं है, अर्थात प्रियम्बल के आधार पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि प्रियम्बल को आधार बना के कि हमें ये राइट्स चाहिए, इसके लिए संविधान का विशेष उल्लेखित कोई स्रोत होगा, उसी आधार पर हम कोर्ट जा सकते हैं, प्रियम्बल के आधार पर नहीं जा सकते, अर्थात ये वाद योग नहीं है। इससे क्या क्या बात निकल के आई केशवानंद भारती केस से कि ये संविधान का अंग है, अर्थात इसमें संशोधन हो सकता है, सिर्फ इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होगा, और ये वाद योग नहीं है, अर्थात इसके आधार पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन संविधान की कहीं भाषा अस्पष्ट है, ये बेरुवारी केस में भी कहा गया, तो वहां पर हम प्रियम्बल को आधार बना सकते हैं, इसकी सहायता ले सकते हैं। प्रियम्बल की क्लास यहीं पर खत्म हो गई।